सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम सीखेंगे द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम क्लास 7 साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। बचपन से हमने सीखा है द लिविंग वर्ल्ड इज क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स। कौन कौन से? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या होता है? जो अपनी मर्जी से चल सके, रेस्पिरेशन कर सके, ग्रो कर सके। एग्जाम्पल मैं, आप लोग, एनिमल्स, प्लांट्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया? उसका एकदम अपोजिट, जैसे कि ये पेन। क्या ये पेन अपनी मर्जी से चल सकता है? नहीं, तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स शोज डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है? आप लोग ने ये तो कभी ना कभी सुना ही होगा, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। तो ये डाइवर्सिटी होता क्या है? हमने इंडिया में देखा है कि जितने भी इंसान होते हैं सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। कुछ काले होते, कुछ गोरे होते, कुछ पतले होते तो कुछ मोटे होते। इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी होती है। पहले हम प्लांट से शुरू करते हैं। प्लांट्स को हमने 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया है। एक है एक्वेटिक प्लांट्स, डेजर्टेड प्लांट्स और स्नोई रीजन्स प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लोटस। डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस। और स्नो, क्या कभी आप लोगों ने क्रिसमस ट्री को महाराष्ट्र में देखा है? नहीं, क्योंकि क्रिसमस ट्री ठंडी इलाकों में पाया जाता है। तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, एनिमल्स। अब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करने से पहले उसको हम 2 चीज़ों में कैटेगराइज करेंगे। एक होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है 1, मतलब एन ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 सेल। और मल्टी मतलब मैनी, मतलब ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ये फिश पानी के अंदर है तो ये एक्वेटिक एनिमल हो गया। टेरेस्ट्रियल मतलब जो आपको लैंड पे पाए जाएंगे। डॉग्स तो आप लोग ने सभी ने देखा ही होगा। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो लैंड पे भी पाए जाते हैं प्लस पानी में भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी रह सकता है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल। स्नेक देखो, जो रेंगते हैं, जो ज़मीन पे रेंगते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। जैसे कि स्नेक में देखो कैसे छोटे छोटे स्केल्स है, तो ये हो गया रेप्टाइल। ये आ गया रेप्टाइल्स की कैटेगरी में। एरियल मतलब जो आसमान में उड़ते, जैसे कि ये हो गया ईगल। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का अगर हम टेक्सचुअल डेफिनेशन देखें तो ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। आप लोग जब भी मॉल में जाते हैं, एसी रूम होता है, एसी मॉल होता है, तो अब जब बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी ने 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स महसूस किए, पहले कोल्ड टेम्परेचर और बाहर आते ही हॉट टेम्परेचर। लेकिन कुछ मिनट के बाद आप नॉर्मलाइज हो जाते हो वो टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने वो टेम्परेचर को अडेप्ट कर लिया है। इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले तो हम कभी भी नए कॉलेज में अगर हम जाते हैं, हम नए कॉलेज में एंटर करते, सबको डर लगता है कि क्या होगा भाई, हमारे नए दोस्त बनेंगे या नहीं, हमें कैसा फील होगा। लेकिन 1-2 हफ्तों के बाद आप सबको बहुत मज़ा आने लगता है, मतलब आपने वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। 2 चीज़ है, एक अडेप्टेशन इन प्लांट्स है और अडेप्टेशन इन एनिमल्स है। आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो अडेप्टेशन इन प्लांट्स में पहला टॉपिक है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। मैंने आपको पहले ही बताया एक्वेटिक प्लांट्स क्या होता है, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। और अब इसमें भी 2 टाइप्स के अडेप्टेशन होते हैं। एक प्लांट्स जो सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि लोटस, और एक प्लांट्स अंडर वाटर होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रिला हमेशा पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है और लोटस सरफेस पे तैरता है। अब हम उसकी लीव्स की बात करें तो वो थिन और स्लेंडर होता है, मतलब उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं ताकि वो पानी में आसानी से फ्लोट कर सके। और जो उसके स्टेम्स होते हैं उसमें एक एयर स्पेस होता है
जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। अब अगर हम लोटस के लीव्स को देखें तो उसके लीव्स पे हमें कुछ चिपचिपा सा लेयर मिलेगा। अगर किसी ने कभी लोटस के लीव्स को हाथ लगाया होगा तो उसमें एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, विच इज़ एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। और हम एग्जाम्पल ले तो कैक्टस के जो लीव्स होते हैं वो मोस्टली नहीं रहते, कैक्टस मोस्टली लीफलेस होते हैं, और अगर होते भी है तो उनके लीव्स स्मॉल नीडल शेप में होते हैं, जिनको हम थॉर्न्स बोल सकते हैं, कांटे। और ये जो थॉर्न्स होते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। थॉर्न्स में एक टिश्यू होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है, और क्योंकि ये डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं इसलिए ये पानी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, और अगर कम पानी एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर इवापोरेशन भी कम होगा। इसलिए जो कैक्टस होते हैं वो पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं और देयरफॉर इवापोरेशन भी कम होता है, ठीक है। अब हम इसकी स्टेम्स पे आते हैं। तो जिसका जो स्टेम्स होता है ये इसका स्टेम देखो कैसा फ्लफी लग रहा है, एकदम फ्लैशी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फूड और वाटर स्टोर होता है, इसलिए इतना फ्लफी लगता है। और जो इसके रूट्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया है, क्रिसमस ट्री। अब क्रिसमस ट्री को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो शेप है वो कोन जैसा रहेगा, करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? शेप कोनिकल क्यों होता है? क्योंकि जो कोनिकल शेप होता है वो प्रिवेंट स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेशन। मतलब जब भी हैवी स्नोफॉल होता है ना तो इस पे जो स्नो बर्फ़ गिरते हैं ना वो उसके स्लाइड हो जाते हैं, उसके बॉडी से स्लाइड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब जमा नहीं होते, अगर जमा हो गया तो वो ट्री ख़राब होने लगेगा, ठीक है। और जो इसका बार्क होता है वो बहुत ही थिक होता है, ताकि अगर कभी भी ज़ोर से कुछ आया, स्नोफॉल आया तो ये ज़मीन पे टिक सके, ठीक है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब फॉरेस्ट रीजन में क्या होता है, हम देखते हैं प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ लंबे होंगे प्लांट्स तो कुछ छोटे होंगे, जैसे कि हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ठीक है। तो इनमें ना एक कंपटीशन होता है कि भैया कौन सब जितना ज़्यादा जो लंबा होगा उतना ज़्यादा उनको सनलाइट मिलेगा। जैसे कि ये ट्री को देख लो, ये इन दोनों ट्रीज से बहुत ही लंबा है तो सबसे ज़्यादा सनलाइट इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितना ज़्यादा ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा वो सर्वाइव कर पाएगा। तो बेसिकली फॉरेस्ट रीजन में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अब ये ग्रास हो गया, जो ग्रासलैंड प्लांट्स क्या करेंगे, इनके जो रूट्स होंगे जो सॉइल के अंदर रहेंगे दे विल प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, जब भी कोई फ्लड आता है ना तो घास को बहा के ले जाता है पानी, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड आता है तो, लेकिन जो इनके रूट्स होंगे वो उनको प्रिवेंट करेंगे, वो बहा के नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि वो पकड़ उनकी मजबूत होगी ना रूट्स में, तो वो उनको प्रिवेंट देम फ्रॉम सॉइल इरोजन। और जो एनिमल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में जो एनिमल पाए जाते हैं जैसे कि टाइगर हो गया, डियर हो गया, वो इन ग्रास को हेल्प दे टेक हेल्प, छुपने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है। अब इंजेशन का मतलब क्या हुआ? इंजेशन मतलब द वे ऑफ टेकिंग फूड, कैसे खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, उसको हम इंजेशन बोलेंगे। अब प्लांट्स में भी दो तरीके के होंगे प्लांट्स, एक होंगे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स और एक होंगे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होता है, विच मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते, आत्मनिर्भर होते। और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड, खुद का खाना कभी नहीं बनाएंगे, दूसरों के खाने पे नज़र रहेगी उनकी हमेशा। इनका एग्जाम्पल ले लो तो अलगे हो गए ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के एग्जाम्पल ले लो तो फंगाई, ओके। नेक्स्ट इज ये कस्क्यूटा जो एक प्लांट होता है वो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो दे आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स खाते खुद, दे आर, मैंने पहले ही बताया था ये हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं, ये दूसरी प्लांट्स को खाते, मतलब दूसरी प्लांट्स का न्यूट्रिशन सक करते। अब आप ये अगर डायग्राम देखोगे
तो इसके जो रूट्स है वो देखो कैसे येलो है, येलो वायर लाइक स्टेम। क्या लिखा है इधर, बॉडी कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। तो ये देखो डायग्राम में आप देख पा रहे हो। और इट हैज़ हॉस्टेरिया रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट क्या हो गया, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप लोग आप और आपका दोस्त का नाम समझ लो राजेश, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप अपना दोस्त का नाम समझ लो। तो मैं और राजेश गए खाना खाने, किधर, या आप और आपके दोस्त किधर खाना खाने गए। सबसे पहले जब आपने पूछा राजेश क्या खाएगा तू, तो उसने क्या बोला, भाई नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तो आप गए अपना ऑर्डर दे के आ गए, ठीक है। अब जैसे ही आपका ऑर्डर आया, आपने इंसानियत के नाते राजेश को पूछा, ले भाई तू भी थोड़ा खा ले। तो उसने एक बार खाया, 2 बार खाया, खाते ही रहा। तो आपको गुस्सा है कि खुद ने तो अपना ऑर्डर दिया नहीं, लेकिन मेरे खाने में से उसने खाना खाया। तो इधर आप हो गए होस्ट, क्योंकि होस्ट हो गया, और राजेश है वो हो गया पैरासाइट, क्योंकि उसकी नज़र किस पे थी, आपके खाने पे। तो इसी तरीके से कस्क्यूटा होता है, उसकी नज़र दूसरे प्लांट्स पे होती है, तो वो उनका न्यूट्रिशन सक करके खाता है, ठीक है। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो फंगाई क्या होता है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स में जो ग्रीन प्रेजेंट होता है ना, ग्रीन कलर, उसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो मतलब ये भी अपना खाना नहीं बना सकते। आपको पता है खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। वो आपको अगली चैप्टर में, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में समझाऊँ तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सबसे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है क्लोरोफिल, मतलब उस प्लांट में ग्रीन कलर प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा होता है सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें रही तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है। लेकिन फंगाई में तो क्लोरोफिल ही नहीं है, तो क्या वो अपना खाना बना सकेगा, नहीं, ठीक है। तो ये अपना फूड कहाँ से लेता है, ब्रेड। तो ये ब्रेड और भाकरी। अब आपको पता होगा हम जो ब्रेड होता है हमारे घर पे, अगर हमने उसको 2-3 हफ्ते बाद ऐसे ही रखा, तो क्या उसमें कुछ ग्रीन सब्सटेंस जमा हो जाता है, या कुछ आपने देखा ही होगा, वो फंगाई होता है। फिर वो मतलब मोस्टली वो ब्रेड और भाकरी पे अटैक करता है, और वो वही खाना खाता है, मतलब वो दूसरे चीज़ों को खाता है। रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनके जो फाइबर्स होते हैं उसमें रूट्स, मतलब द फाइबर्स आर रूट लाइक, तो देयरफॉर दे एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप। सुना है कभी, फोटो समझ के दिख रहा होगा कैसा दिखता है, ये छोटा भीम में ज़रूर देखा होगा आपने। इसका मुंह ऐसा होता है। कोई भी इंसेक्ट अगर इसके अंदर आ गया, इंसेक्ट क्यों आएगा इसके अंदर, नेक्टर की तलाश में, तो क्योंकि अट्रैक्टिव दिखता होगा तो इसके अंदर इंसेक्ट बैठेगा, और जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट बैठेगा ये इसको समझ में आ जाएगा और ये उस इंसेक्ट को ट्रैप करके खा जाएगा। तो वीनस फ्लाई ट्रैप ईट इंसेक्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करिए, और अगला टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में बोलूँगी। थैंक यू।